नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतद्वेषिकायो नमस्ते नमस्ते, पतद्वेषिकायो नमस्ते नमस्ते। प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्ग भूता, प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्ग भूता, इमे सादरं त्वं नमामो वयम्, इमे सादरं त्वं नमामो वयम्। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, जी चाहता है मातृभूमि कुछ और भी तुझे दूं। इस भाव के साथ काम करने वाला संघ अपने 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। संघर्ष की वो गाथाएं जो राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत हैं। हम तमाम उन शख्सियतों से आपको मिलाएंगे जिन्होंने अपना जीवन संघ की पाठशाला से शुरू किया और आज जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में ऐसे अनुकरणीय प्रयोग कर रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उदाहरण बन रहे हैं। मेरे साथ हैं शिक्षा मंत्री और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर। जी हाँ, मदन दिलावर वो शख्सियत जिनकी शुरुआत होती है संघ से, जिनका जीवन संघर्षों की एक मिसाल है कि कैसे एक आम व्यक्ति संघर्ष के दम पर यहाँ पहुँचता है। मदन जी, आपसे हम लगातार इंटरव्यू करते हैं, लेकिन खासकर बातें करते हैं शिक्षा को लेकर, पंचायत राज को लेकर, लेकिन आज इंटरव्यू आपके जीवन की उस शुरुआत को लेकर, क्योंकि आपके बारे में जो जनरल चर्चा होती है तो कहते हैं कि संघ लॉबी से आते हैं मदन दिलावर, संघ से आने वाले नेताओं में मदन दिलावर का नाम है। आपकी जो संघ की यात्रा थी वो कैसे स्टार्ट हुई? तो सबसे पहले जब मैं लगभग 13 साल का रहा हूँगा तो 1973 या 72 में पहली बार मैं स्वयंसेवक बना। मेरे गांव में शाखा नहीं लगती थी, लेकिन 12 कुछ हमारे गांव के विद्यार्थी थे जो पढ़ते थे, तो 12 में शाखा जो लगती तो वहाँ शाखा में जाते थे। वहाँ से आकर के उन्होंने गांव में शाखा लगाई। हम पहली बार उस शाखा में हमने जाना प्रारंभ किया। वो शाखा महीने 2 महीने चली, रेगुलर नहीं चल पाई, लेकिन जब उसके बाद मैं पढ़ता पढ़ता 9वीं क्लास में चला गया तो 9वीं क्लास में अट्टू जाना पड़ा। वहाँ अट्टू में अच्छी शाखाएँ लगती थी, तो फिर मैं वहाँ एक नियमित स्वयंसेवक बना और वहीं से मेरा संघ का काम प्रारंभ हुआ। अनुभव मदन जी आपके, क्योंकि उस वक्त जो ये दौर आप बता रहे हैं 72-73 का, उस समय कोई क्या है कि उस समय संघ की शाखाओं का कुछ लोग विरोध करते थे और विरोध इतना करते थे कई बार लड़ाई झगड़े जाते थे, लेकिन हम ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लेकिन कई बार ऐसे लोगों से हमको लड़ना पड़ता था जो संघ की शाखाओं में आकर उत्पात करते थे या संघ की शाखाओं पर जो ध्वज होता है जो ध्वज स्थान पर जाकर के अपशिष्ट डाल देते थे। ऐसे लोगों से लड़ाई झगड़ा हमारा करते थे विरोध, क्योंकि मदन जी संघ का काम तो समाज संरचना का है, राष्ट्र का है। समझते नहीं थे और कुछ लोग उनको भड़काते थे। वो ये भी नहीं जानते थे कि संघ क्या है क्या नहीं है, लेकिन दूसरे के भड़काव में आकर के कि बदमाश हैं, गुंडे हैं, इस प्रकार से लाठी चलाना सीख करके हमारे मारेंगे करेंगे, ऐसा ना समझी में कई बार वो करते थे। कैसे आप मैनेज करते थे? क्या लड़ाई झगड़े की भी नौबत आ जाती थी कई बार? हम छोटे थे तो हम भी ज़्यादा नहीं समझते थे, तो कोई इस प्रकार का विरोध करते थे। जो जैसा समझता था वैसे उसको समझाते थे। कोई लात से समझता था लात से, घूसों से समझता था घूसों से, हाथ जोड़ने से समझता था हाथ जोड़ने समझाते थे। आपका ये स्टार्ट आप बता रहे हैं कि एक शाखा आपके गांव में लगी, तब आप संपर्क में आए
और संघ में कितने समय तक आपने काम किया और किन किन दायित्वों पर आए और उनका क्या अनुभव रहा आपका? मैं संघ का संसद तो 73 से बना, तब से आज तक संसद हूँ और मैं जीवन भर संसद रहूँगा। ये सच है कि मैंने पूर्णकालिक रह करके, यानी जिसको हमारे यहाँ प्रचारक या विस्तारक कहते हैं, वो 4 वर्ष तक मैंने काम किया है। 4 वर्ष तक मैं अपने घर से चला गया और संघ के अधिकारियों को मैंने आग्रह किया कि मैं पूर्णकालिक रह करके काम करना चाहता हूँ। उन्होंने अनुमति दी मुझे और उस समय के हमारे 12 जिले के जिला प्रचारक हुआ करते थे परमानंद जी भाई साहब, और सबसे पहले जाकर के 12 जिले के कोयला गांव में वहाँ जाकर के मुझे वहाँ के कार्यकर्ताओं से परिचय कराया और वहाँ संघ की शाखा लगाने के लिए, संघ की शाखा में संसद बढ़ाने के लिए और आसपास गांव में शाखाएं लगाने के लिए भी मुझे जिम्मा दिया गया। मैंने वहाँ 6 महीने तक लगभग काम किया। उसके बाद माननीय जिला प्रचारक हमारे जैसे परमानंद जी थे, जैसे मैंने बताया, उन्होंने मेरे को कहा कि आप मेरी मोटरसाइकिल पर बैठिए, आपका सारा सामान ले लीजिए और यहाँ से चलना है। मैंने जो सामान तो क्या होता था, एक झोला होता था, झोला में चड्डी बनियान 1-2 कुर्ता उर्ता ये था, उन्हें डाल लिया, चल दिए। वह मुझे शाहबाद ले गए। 12 जिले में शाहबाद शहरिया एरिया है और अभी तो वहाँ SDM हेडक्वार्टर हो गया है। वहाँ जाकर के वहाँ के कार्यकर्ताओं से परिचय कराया कि अब आपको यहाँ इस तहसील क्षेत्र में काम करना है संघ का। मैंने वहाँ गांव-गांव घूम करके कुछ शाखाएं लगाई और वहाँ के लोगों का स्नेह मुझे अच्छा मिला। भोजन के लिए हमको कार्यकर्ताओं के घर ही जाना पड़ता था। कोई भी कार्यकर्ता हमको कह देता था कि आज हमारे यहाँ भोजन करना है, वहाँ चले जाते थे। कई बार भोजन का कोई नहीं कह पाता था, भूल जाते थे, हम किसी के घर भी चले जाते थे और भाई साहब से या भाभी जी से कहते थे, भी भाभी जी भोजन कराना है या भाई साहब भोजन करना है, ऐसा करके भोजन किया करते थे। जी, आपने एक बड़ी बात कही, क्योंकि आप प्रचारक जीवन जी रहे थे तो कार्यकर्ताओं घर ही आप भोजन करते थे। कई बार ऐसा होता था भोजन नहीं मिल पाता था। क्या इन 4 सालों में कभी ऐसे दिन भी आए मदन जी, जब आपको लगा कि सुबह से शाम हो गई और भोजन नहीं मिला, लेकिन लगातार अनवरत काम करते रहे? ऐसा बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं थे, 2-4 दिन ऐसे आए भी हैं जहाँ भोजन की व्यवस्था किन्हीं कारणों से नहीं बैठी, तो बिना भोजन भी काम चलाया। इसके बाद 4 साल तक आपने काम किया मदन जी, इसमें फिर वापसी कैसे हुई? क्योंकि 4 साल काम करने के बाद आपका मन क्या था कि आप प्रचारक बने रहें या? मैं चाहता था कि मैं बना रहूं प्रचारक, लेकिन मेरी बचपन में शादी हो गई थी। तो संघ के बड़े अधिकारियों को तो पता नहीं था, लेकिन माननीय परमानंद जी को जरूर पता था। तो काम करते करते 4 साल हो गए, तो एक दिन मेरे पिताजी और मेरे ससुर जी, उस समय के अभी भी वरिष्ठ प्रचारक हैं राजेंद्र जी भाई साहब, उनसे जाकर के मिले। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने कहा, मेरे ससुर ने कहा कि मदन की हमने शादी कर दी है, इतने दिन हो गए हैं और वो घर से बाहर है और आप क्या हैं, आप शाखा लगवाते हैं उनसे, तो उनको घर भेजो। तो उन्होंने क्या कहा होगा उनसे मुझे पता नहीं, लेकिन 1-2 दिन बाद जब मैं राजेंद्र वैसा से मेरा मिलना हुआ, तब उन्होंने ये कहा कि बच्चू अब तुम घर जाओ, तुम्हारा काम हो गया। मुझे लगा कि शायद कोई न कोई गलती हो गई है और मैं जो प्रचारक के मापदंड हैं उन पर खरा नहीं उतर रहा हूँ। तो मुझे मैंने बहुत कष्ट हुआ। तो फिर मैं 1-2-3 घंटे गुमसुम रहा। फिर मैंने राजेंद्र साहब से हिम्मत करके कहा कि वैसा मेरी क्या गलती हो गई। बोला तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई। फिर मैं चुप हो गया। फिर उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, बच्चू तुम्हारी शादी हो गई है, जाओ घर गृहस्थी संभालो। उसके बाद में मेरे घर आ गया। घर आने का जैसा परंपराएं होती है हमारे यहाँ की, शादी के बाद गोना होता है, तो मेरा गोना नहीं हुआ था। फिर मेरे परिवार वालों ने हमारा गोना करा दिया। उसी पीरियड में 1 महीने के बाद ही राजेंद्र जी भाई साहब ने मुझे किसी से कह करके वापस बुलाया और कहा कि
तुमने जो पढ़ाई की उसके कागज़ लेके आओ। मैं कागज़ लेकर गया, तो उन्होंने देख करके कहा कि बच्चों तुम पढ़ सकते हो अभी वापस, और तुमको पढ़ना चाहिए। तो मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन के बारे में एक बार सोचा, लेकिन लगा कि 5 साल का कोर्स है, आर्थिक दृष्टि ऐसी नहीं कि 5 साल मेरे परिवार वाले चला पाएंगे। तो एक बार तो लगा कि अब आगे पढ़ाई नहीं हो पाएगी मेरी, क्योंकि घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। फिर हिम्मत करके पिताजी ने कहा नहीं तुम जाओ, और फिर निर्णय ये हुआ कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाएंगे, जो 3 साल का कोर्स है। मैंने पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया, क्योंकि उस समय प्राइवेट कॉलेज नहीं हुआ करते थे पॉलिटेक्निक के, सरकारी कॉलेज हुआ करते थे। मुझे बीकानेर में जाकर के मैंने एडमिशन लिया, वहाँ मेरिट के आधार पर मेरा एडमिशन हो गया। 3 साल तक मैंने वहाँ पढ़ाई की। उस समय वहाँ क्या था कि वहाँ के विद्यार्थी, बीकानेर की बता रहे हैं? बीकानेर, जी। बीकानेर में वहाँ के विद्यार्थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहते थे, झगड़ा करते थे, नहीं लड़ने देते थे। एक शैलेश अवस्थी मेरा दोस्त था, जो अभी नहीं रहा, वो स्वर्गवासी हो गया, और हम दोनों ने मिलकर के तय किया कि यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीपी चुनाव तो लड़ेगी, हारे जीते। हमने अनाउंस कर दिया कि विद्यार्थी परिषद चुनाव लड़ेगी। तो बहुत लोगों ने हमारा विरोध किया, नहीं लड़ने देंगे। हमने कहा चुनाव तो लड़ेंगे ही। हमने चुनाव लड़ा, हमने शैलेश अवस्थी जी को चुनाव लड़ाया। वो हारे जरूर हम, लेकिन वहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रवेश कर लिया, और आज वहाँ सुदृढ़ अवस्था में और विद्यार्थी परिषद अपना काम कर रही है। बहुत दिक्कतें आई होंगी मदन जी, क्योंकि आप बता रहे हैं कि वहाँ विद्यार्थी परिषद को चुनाव लड़ने ही नहीं दिया जाता था और लड़ाई झगड़े की नौबत आती थी। अच्छा, उस पर कास्टिज्म भी बड़ा भारी था कॉलेज? उस समय कास्टिज्म ज़्यादा ही था। हमें नाम नहीं लेना चाहूँगा कौन कौन जाती थी, लेकिन वो कास्टिज्म ज़्यादा ही था। ऐसे हालातों में तो बहुत मुश्किल मदन जी आपको आई होगी। कैसे कार्यकर्ताओं को जोड़ा, कैसे उनको तैयार किया, उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करना और तैयार करना कि हाँ हमारा वजूद भी है, तो कैसे आपने पूरी रणनीति बनाई? जो बदमाश लोगों को थे, उनको हमने यही मैसेज दिया कि हम यहाँ पढ़ने वढ़ने नहीं आए हैं, हम यहाँ गुंडागिर्दी को ठीक करने आए हैं। तो उनको लगा कि ये अजीब प्रकार का लड़का आया है, जो पढ़ने नहीं आया है लेकिन गुंडों को ठीक करने आए। तो 1-2 लोगों ने मेरे साथ मैन हैंडलिंग करने की कोशिश की। आगे आपके राजनीतिक जीवन में कैसे आपका प्रवेश हुआ, उस पर आऊँगा। उससे पहले एक सवाल मेरे ज़हन में गूंज रहा है, क्योंकि हाँ जी। आपने कहा कि जब आप संघ से जुड़े तो चूंकि आपकी शादी हो चुकी थी, गोना होना बाकी था, माँ बाप बहुत परेशान हुए होंगे, क्योंकि उस वक्त तो शाखा में जाना ही ऐसा माना जाता था, ये तो गए, निकल गए घर बार से। तो उस वक्त माता पिता को कैसे मैनेज किया, माँ को खासकर, क्योंकि माँ सबसे ज़्यादा चिंतित अ, होती? पिताजी मेरे ज़्यादा गुस्सा होते थे। माँ को तो फिर भी कई बार मैं बैठ के समझा देता था, लेकिन पिताजी नहीं मानते थे। लेकिन कई बार माँ भी जब ज़्यादा ही लगता था ना कि वहाँ लड़ाई हो गई, वहाँ झगड़ा हो गया होगा, तो बहुत नाराज़ होती थी। खैर हमारे गांव में फिर संघ के जो अधिकारी थे उनका आना जाना रहा, घर से भी संपर्क रहा, तो माँ समझ गई कि गलत जगह पर मेरा बेटा नहीं है, तो वो संतोष करते थे। ठीक है। एक दुखद घटना जरूर हुई 89 में। क्या थी वो दुखद घटना? घटना ये थी कि जब अनंत चतुर्दशी का जुलूस निकल रहा था, उस जुलूस के अनंत चतुर्दशी जुलूस की समिति ने मुझे सुरक्षा का जिम्मा दिया, और सुरक्षा का जिम्मा दिया तो दुर्भाग्य था कि जुलूस जा रहा था, और जुलूस में लगभग 1 लाख के ऊपर लोग थे। घंटाघर के आसपास जाते जाते वहाँ से लकड़ी के टुकड़ों का फेंके गए, पथराव किया गया, गोलियां चली, बम फेंके, 4 लोग एट स्पॉट मर गए। भगदड़ मच गई। हमारे बजरंगबली को साथी हम डटे रहे। पुलिस को भी हमने आग्रह किया ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। पुलिस ने निर्णय करके गोलियां चलाई, दोनों तरफ से गोलियां चली, खूब हताहत हुए, और कहते कि बड़ी संख्या में लोग वहाँ गोले के शिकार हुए। खैर, परंतु सबका मुकदमा उस कांग्रेस सरकार ने मेरे पर लादने की कोशिश की, लेकिन हाई कोर्ट ने मेरी अग्रिम जमानत ले ली 1.25 महीने के बाद।
मोहन जी, आप कह रहे हैं कि वो पूरा झगड़ा तो क्योंकि आप पर तो हमला हुआ, आप तो या निकाल रहे थे, दशहरा का जुलूस निकल रहा था, हमला आप पर किया लोगों ने, फिर पुलिस ने उस पर एक्शन लिया, फिर आप पर मुकदमा दर्ज क्यों किया गया? क्योंकि पुलिस की गोलियों से जो लोग मरे उनको हमारे ऊपर थोपा गया कि हमने गोलियां चलाकर मारा है। हाँ, लेकिन जो कमीशन बैठा उसने दूध का दूध पानी का पानी किया कि इनका कोई रोल नहीं इसमें, और मेरी अग्रिम जमानत भी हाई कोर्ट से हो गई थी और कमीशन ने मुझे बरी भी कर दिया था। वहीं फिर भी कांग्रेस चाहती थी कि मुझे जेल में डालें। अच्छा, फिर भी मतलब प्रयास ये रहा कि आपको जेल में कैसे तो एक पुराना मुकदमा जो हमने कहा था कि हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है और भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम करना होगा, नारा लगाया और इसमें हमारे ऊपर 153 आईपीसी की धारा लगा करके हमको जेल में डाल दिया। इस नारे के आधार पर? ये नारा आपने उस वक्त लगाया था जो जुलूस निकल रहा था? उसके पहले जब सुभाष चंद्र बोस जयंती थी तब लगाया था। तो हमारे अधिकारियों ने निर्णय किया कि बिना जमानत के ही ये रिहा करेंगे तो सरकार ठीक है, नहीं तो जमानत नहीं कराएंगे। 19 दिन जेल में रहना पड़ा, कोई भी कारण रहे होंगे, लेकिन हमारे अधिकारियों ने हमारी जमानत करवाई। और जब मैं गिरफ्तार किया मेरे को, तो मेरे जीवन में मैंने कभी नहीं देखा कि 3 दिन कोटा शहर बंद रहा होगा। आपकी गिरफ्तारी के विरोध में? मेरी गिरफ्तारी के विरोध में कोटा शहर 3 दिन तक लगातार बंद रहा। उस वक्त वो नारा चला था, उस वक्त की बात है क्योंकि राहुल जी जोशी ने भी एक जुलूस निकाला जिसमें हजारों लोग थे। वो मेरे गिरफ्तार के विरोध भी निकाला, उसमें भी बम फेंके। उसमें मेरे मित्र का एक भाई उसमें भी शहीद हो गया, यानी मारा गया। खैर जो भी हो रहा, फिर उसके बाद मेरी उस वक्त की बात है क्या कि जेल के ताले टूटेंगे? पूरा पूरा कोटा शहर मेरे आसपास भी बड़ा आक्रोश था। तो एक ही नारा था उस समय हाड़ौती में, जेल के ताले टूटेंगे, मदन दिलावर छूटेंगे। और मैं जब जेल से बाहर आया तो जो हमारे संघ के अधिकारी रहे होंगे, मुझे पता नहीं उस समय किसने क्या निर्णय लिया होगा, लेकिन कहीं न कहीं से ये मेरे पास तो आवाज़ नहीं आई, लेकिन वहाँ ये तय हुआ कि इसको राजनीति में भेजना है। मतलब आपके पास उस समय फॉर्म जमा कराने के पैसे नहीं थे? नहीं थे, तो 20 रुपये उन्होंने दिए। चलो मैं नाम बता ही देता हूँ। माननीय नरेंद्र जी मेघ उस समय संघ के बड़े अधिकारी हुआ करते थे, अभी वो संत हो गए हैं। अभी वो निरंजन नाथ जी महाराज हैं, उन्होंने दिया 20 रुपये लेके, क्योंकि 10 रुपये कोटा से किराया लगता था अटरू का। मैं ट्रेन में बैठ के चला गया, वहाँ को कार्यकर्ताओं को इतला हो गई थी, वो 10-5 लोग वहाँ ट्रेन पे आ गए। जब वहाँ बात आई कि वहाँ 125 रुपये एडवांस में जमा होते हैं, तो हमारे पास तो थे ही नहीं। 20 रुपये थे आपके पास? वो 10 रुपये तो किराया दे ही दिया था, और शायद 1-2 रुपया वो टेम्पो बैठ के गए थे, वो तो 7-8 रुपये बचे थे। तो मैंने उनको कहा भाई मेरे पास तो पैसा ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने वहीं पैसा इकट्ठा, किसी ने 5 रुपये निकाले, किसी ने 10 रुपये निकाले, ऐसे करके 125 रुपये गए। फिर परमेश्वर जी दाइमा करके जो लोकतंत्र सेनानी भी रहे, वो जाके वहाँ तहसील में जाके रसीद कटा के आए, और फिर हम वहाँ से रवाना हुए। जब रवाना हुए तो तहसील में आए तो पुलिस ने मेरे को अंदर नहीं जाने दिया, कहा कि भी मदन दिलावर फार्म भरने आएंगे वो बड़े आदमी, ऐसा करके उसने कहा, और मेरे को साइड में लगा दिया। मेरी क्या टूटी सी चप्पल थी, फटा सा पजामा था, तो ऐसे ही था। तो फिर मैंने उनको 5-7 मिनट खड़ा रहने के बाद कहा कि मैं ही मदन दिलावर हूँ, मुझे जाने दीजिए। 1-2 लोग मेरे साथ आए, उन्होंने कहा कि यही मदन दिलावर है। ये एक मिनट है बंदी जी, ये घटनाक्रम बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। मतलब हुआ क्या कि आप फॉर्म भरने गए? मैं पहले की तरह, अभी की तरह जैसे फॉर्म भरने जाते ना, 1000-2000 लोग जाते हैं, ऐसा नहीं था। हम तो वैसे ही चले गए, 2-3 लोग, और वो भी साधारण वेशभूषा में? बिल्कुल साधारण वेशभूषा में चले गए। चप्पल थी, फटा सा पजामा फट रहा होगा, गंदा सा कुर्ता होगा। तो मेरे को एक बैग था टूटी, ऐसा ही पुराना जैसा, उसमें कागज़ रखे थे। बड़ी खुद उन्होंने अंदर जाने दिया। अंदर जब गए तो क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर उस समय तहसीलदार हुआ करते थे, तो वहाँ जाकर के जो मैं खड़ा हुआ तो वहाँ एक डिवाइस भी और फोर्स भी खड़ी थी। उन्होंने मेरे को साइड में कर दिया, साइड में जाइए। फिर साइड में कर दिया? फिर साइड में कर दिया, मतलब मदन दिलावर जी आएंगे।
फिर मैंने उनको कहा 1-2 मिनट बाद, भाई मेरा नाम मदन दिलावर है। तो मैं बहुत गौर से उन्होंने ऊपर से नीचे तक देखा। फिर 1-2 मिनट देखने के बाद कहा, आप मदन दिलावर है? मैंने जी मैं ही मदन दिलावर हूँ। मैं अंदर चला, भेज दिया। वहाँ गया तो तहसीलदार ने कहा, अरे वो मदन दिलावर जी को ला। मैं पाई खड़ा था। मैंने कहा मैं ही तो मदन दिलावर हूँ। बोला तुम मदन दिलावर हो? फिर उन्होंने बोर्ड से देखा, तुम ही मदन दिलावर हो? मैंने हाँ। तो बैठो। बिठाया। फिर मैंने बैग से फॉर्म निकाला, फिर उनको दिया। फिर उन्होंने देखा, देख करके कहा कि सच तुम ही मदन दिलावर हो? मैं हाँ मैं ही मदन दिलावर हूँ। तब जाकर मेरा फॉर्म उन्होंने लिया और फिर मैं चुनाव लड़ा। मुझे पता नहीं चुनाव में कितना पैसा खर्च हुआ, कहाँ से आया, कहाँ गया, लेकिन मैं चुनाव जीत गया। कौन सी विधानसभा थी वो? 12 जिले की अटरू विधानसभा थी। उस समय कोटा जिले की अटरू विधानसभा थी। अब क्योंकि 91 में 2 जिले हो गए उसके, तो 12 जिला हो गया। तो वर्तमान 12 जिले की अटरू विधानसभा क्षेत्र था। मदन जी कैसा मतलब हमको सुनकर बड़ा रोमांच लग रहा है ये। उस वक्त आपकी क्या भावनाएं रही हो तो अलग बात है, क्योंकि आप खुद ही मदन दिलावर और ये कह के आपको रोक रहे हैं, हटो मदन दिलावर आ रहे हैं, मदन दिलावर बहुत बड़े आदमी वो आ रहे हैं, आप साइड मट जाइए। तो चूंकि उस समय शायद मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रो मीडिया ही नहीं थी वो नहीं था, इलेक्ट्रो मीडिया वगैरह नहीं था। आ, और ऐसे ही जो चर्चा से पता चल जाता था लोगों को, वही होता था, या कोई भी कभी अखबार में नाम आ जाता था वो होता था। अदरवाइज तो कोई सोशल मीडिया या मीडिया इतना प्रभावी नहीं था। लगातार एक सवाल के साथ में बात हम समाप्त करेंगे दिलावर जी कि आप पहला चुनाव लड़े अटरू से, अब तक के सफ़र की बात करें तो कितने चुनाव आपने लड़े? मैं अभी तक 7 चुनाव लड़ चुका हूँ और 6 चुनाव जीता हूँ, और अभी तक मैं ये तीसरी बार मंत्री हूँ। अभी भी लेकिन कई बार आपके विरोधी बड़ा निशाना साध देते हैं आपके संघ को लेकर कि ये तो संघ से आते हैं। जब आप कोई शिक्षा में नवाचार करते हैं। संघ से आता नहीं हूँ, मैं संघ का संरक्षक हूँ। वहाँ आता जाता कोई नहीं है, संघ का संरक्षक हूँ। और संघ ने कहा है कि हमारे कार्यकर्ता सब जगह जाएंगे, यानी संघ का कार्यकर्ता सब जगह उपस्थिति देगा। समाज के जितने भी क्षेत्र हैं वह सब में काम करेगा। संघ का संरक्षक है वो। संघ का संरक्षक होने का अर्थ ये नहीं कि संघ का संरक्षक बनने के बाद कोई काम नहीं करेगा। वो सब समाज के जाकर के उसका संरक्षक परिलक्षित करके और अपनी विचारधारा से जोड़ने का प्रयत्न करेगा। एक छोटा सा इसमें मैं जरूर थोड़ा सा क्लियरफिकेशन चाहूँगा दिलावर जी, क्योंकि जैसे कई आपके विरोधी खासकर कांग्रेस के नेता कई बार कहते हैं कि आप तो शिक्षा में भी संघ आइडियोलॉजी को थोप रहे हैं। ये इनका क्या तात्पर्य? क्योंकि आप भी खुद कह रहे हैं क्योंकि आप संघ का अब संघ का काम कर रहे हैं, संघ का स्वयंसेवक सदैव संघ का स्वयंसेवक होता है, तो क्या वो आइडियोलॉजी ऐसी है इसको ये कह सकते हैं थोप रहे हैं? संघ की आइडियोलॉजी राष्ट्रीय आइडियोलॉजी है। संघ की अलग से कोई आइडियोलॉजी नहीं है। वही आइडियोलॉजी है जिससे देश को लाभ होता है, देश का मान बढ़ता है, देश का सम्मान बढ़ता है और सर्वांगीण विकास देश का हो, सब यहाँ प्रसन्न रहें। यही तो आइडियोलॉजी उनकी। ये राष्ट्रीय आइडियोलॉजी है, पूरे देश की आइडियोलॉजी है, सबकी होना चाहिए। और वो जो सब जगह पर पढ़ाया जाना चाहिए, सब जगह सब लोगों को सीखना चाहिए और सब लोगों को उसको आत्मसात करना चाहिए। कई बार आपको लगता होगा जब आप जो कि आप अभी जो राजनीतिक जीवन जी रहे हैं, एक मंत्री का पदभार आपने ले रखा है, उस वक्त जो सीखा, आप 4 साल रहे प्रचारक के तौर पर रहे, लगातार संघ से जुड़े रहे, आज भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उस वक्त आपने सीखा, तो क्या आपको लगता है कि जीवन का वो आपका महत्वपूर्ण पल था या वो एक ऐसा पल था जिसने आपको वो सिखाया जो मैं कहीं और नहीं सीख सकता था? देखो, व्यक्ति जिंदगी भर सीखता है, सीखना भी चाहिए, और जो सीखा है हमने उसको उसका उपयोग भी करना चाहिए। तो जो मैंने सीखा है उसको और जो आत्मसात किया है उसको मैं जीवन में उतारने की कोशिश करता हूँ। क्या लगता है मदन जी उसका फ़ायदा देश समाज को हो रहा है? आपको कई बार ऐसा लगा कि आपके कलम से? तो मैं नहीं कह सकता कि मेरे कारण से देश को समाज को लाभ हो रहा है, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरी वजह से किसी को नुकसान न हो, किसी को दुख न हो और मेरे प्रदेश और देश को नुकसान न हो। मदन दिलावर के साथ हमने आज खास बात में आपको बताया कि कैसे उनका सफ़र चला, कैसे संघ में उनका प्रवेश हुआ, प्रचारक रहे और आज भी उनके हृदय में या मैं कहूँ उनके विचारों में संघ विचारधारा है और उनका ये कहना भी है कि यही विचारधारा राष्ट्र की विचारधारा है जिसको सभी को अंगीकार करना चाहिए। आगे में हम आपको और शख्सियतें मिलाएंगे अगले कार्यक्रम में। फिलहाल के
विदा लेते हैं मदन जी आपसे। धन्यवाद। नमस्कार। कैमरा पर्सन हरिशंकर त्यागी के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर।